आप सभी को मेरा नमस्कार। राजनीति विज्ञान बाय डॉक्टर के सी सामुता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. My all formal lectures which were related to constitutional development of India in British India. भारत के संवैधानिक इतिहास के विकास की यात्रा का यह अंतिम पड़ाव था। जिस बात का डर था वही अंतिम रूप से सत्य होती है। जिस कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को विथ एग्रीमेंट बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय द वेरियस गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन and many officers. Lastly, they could not get a success. अंतिम रूप से ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदों ने असफलता को ही प्राप्त किया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो अंतिम सत्य के रूप में साबित हुआ, अथवा हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, अंतिम रूप से भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन जॉर्ज किंग सिस्टम के असेंट के साथ ही एक अधिनियम बन गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट का यह एकमात्र और पहला अधिनियम था ब्रिटिश भारत के संदर्भ में जो शीघ्रता से पारित किया गया। इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम के पीछे का इतिहास क्या था और कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनके परिणाम स्वरूप मोहम्मद अली जिन्ना ने अथवा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माउंट बैटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया डिवाइड प्लान को एक्सेप्ट किया गया, अथवा ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंतिम रूप से भारत के विभाजन को सहमति दी गई। आइए इसके बारे में विस्तार से परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउंट बैटन थे, जिन्हें मार्च 1947 में अपॉइंट किया गया और जो जून 1948 तक भारत के अंतिम वाइसराय अथवा अंतिम ब्रिटिश वाइसराय एंड गवर्नर जनरल के रूप में रहे। माउंट बैटन प्लान की तरफ बढ़ने से पहले कि ऐसी कौन सी बात थी जिसने भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जैसा कि इस अधिनियम का आप नाम देख रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारत को आज़ाद करने वाला अधिनियम है। और भारत का आज़ादी का मतलब पाकिस्तान से के लिए अलग से अधिनियम नहीं है, अपितु भारत की स्वतंत्रता के साथ ही पाकिस्तान की स्वतंत्रता जुड़ी हुई है, जो इस आज़ादी के साथ ही एक अलग प्रांत, एक अलग देश, एक अलग नेशन बनता है जो अब तक भारत के नाम से ही जाना जाता था। 17 फरवरी 1947 को लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली के द्वारा ये उद्घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा आने वाली जून अंतिम तक 1948 तक सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। इस उद्घोषणा ने न केवल ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश साम्राज्य में अपितु भारत में विशेष रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक चहलकदमी, उथल पुथल और आमूल परिवर्तन को जन्म दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा अंतिम रूप से ये घोषणा करना कि निसंदेह अब एक हम डेडलाइन तय कर देते हैं, जिसे डिसीजन ऑफ डे के नाम से भी जाना जाता है। निर्णय का दिन आना चाहिए। निर्णय की ये तारीख उन्होंने घोषणा की है, हालांकि इससे पहले ही डिसीजन हो जाता है और इस तारीख से पहले ही भारत को आज़ाद करना पड़ता है या भारत के आज़ादी के अधिनियम को पारित करना पड़ता है। 30 जून 1948 की तारीख आने से पहले ही भारत स्वतंत्र हो जाता है। इसके पीछे का राज क्या है, रहस्य क्या है? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच क्रिप्स मिशन से लेकर कैबिनेट मिशन तक और लॉर्ड माउंट बैटन के माउंट बैटन प्लान तक कोई कोऑर्डिनेशन सफलतापूर्वक स्थापित नहीं हो पाया। अतः अंतिम रूप से
विभाजन को स्वीकार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना के सपने पूरे हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को न चाहते हुए भी विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। गांधी के प्रतिरोध के बावजूद भी ये विभाजन हुआ और ब्रिटिश सरकार ने अपने सिर से बला टालने वाले लोकोक्ति के रूप में इस समस्या का समाधान किया। क्रिप्स के ब्रेकडाउन प्लान से लेकर डिक्की प्लान तक का जो रहस्य था उसने अपनी सफलता अर्जित की और अंतिम रूप से ब्रिटेन से सत्ता भारत में और पाकिस्तान में ट्रांसफर कर दी गई। तो ये पीछे का राज था, जो राज सांप्रदायिक समस्या के अंतर्निहित पृष्ठभूमि में छिपा हुआ था, जिस पर हमने पूर्व व्याख्यानों में विस्तार से चर्चा की, इसलिए यहाँ मैं केवल संक्षिप्त रूप से ही ये चर्चा कर पाऊंगा। जून योजना या विभाजन योजना, जिसे जून प्लान, डिवाइड प्लान अथवा डे ऑफ डिसीजन कहा जाता है, 3 जून 1947 को सुबह 11 बजे लंदन में क्लेमेंट एटली के साथ बातचीत होने के पश्चात वाइसराय के बिहाफ पर गवर्नर जनरल के विश्वास के आधार पर 3 जून 1947 को ये उद्घोषणा की गई कि भारत की सांप्रदायिक समस्या के अंतिम समाधान के रूप में भारत और पाकिस्तान अथवा विभाजन ही एकमात्र और अंतिम समाधान है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया यह अंतिम अधिनियम था, जिस अधिनियम ने भारत की सांप्रदायिक समस्या का अंत कर दिया, अथवा हम कह सकते हैं अंत कर दिया। ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से भारत की सांप्रदायिक समस्या समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं था, अपितु ये आयरिश डिवाइड की तरह हिंदू और मुसलमान का विभाजन था। जो विभाजन की समस्या फ़लस्तीन और इजराइल के साथ थी, वह समस्या भारत और पाकिस्तान के रूप में निरंतर बनी रह गई। ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को अधिनियम को पारित किया और जिस पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात यह कानून अथवा अधिनियम बन गया, जिसे लागू कर दिया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को कानून के रूप में अधिनियम के रूप में पारित हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत 20 आर्टिकल और 3rd लिस्ट और अनुसूचियां थी, शेड्यूल्स थे। 20 आर्टिकल्स एंड 3 शेड्यूल्स, 20 खंड, अनुच्छेद या भाग और 3 अनुसूचियां इसमें शामिल थी। तो ये था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट किंग सिस्टम के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बना। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे, अथवा इस अधिनियम का नाम भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्यों है? सबसे पहली बात, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से ही भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट का निर्माण हुआ। इस अधिनियम के खंड 1 के अनुसार 2 नवीन अधिराज्यों की स्थापना हुई, एक का नाम भारत और दूसरे का नाम पाकिस्तान। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के खंड 1 के तहत ब्रिटिश सरकार ने यह प्रावधान स्थापित किया कि अब एक नहीं 2 अधिराज्य स्थापित होंगे। एक डोमिनियन स्टेट का नाम इंडिया होगा एंड सेकेंड डोमिनियन स्टेट विल नॉन एज पाकिस्तान, पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य होंगे। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम के माध्यम से भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया, अधिराज्य का दर्जा दिया। इस अधिनियम के खंड 1 के उपबंध 2 के अनुसार किस तारीख को भारत और पाकिस्तान के नाम से 2 डोमिनियन स्टेट होंगे, यह भी उद्घोषित किया गया। अधिराज्यों की स्थापना की जो तारीख है वह 15 अगस्त 1947 निर्धारित की, अर्थात 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य स्थापित हो जाएंगे। खंड 2 के अनुसार अधिराज्यों के अपने निर्धारित क्षेत्र होंगे, लेकिन रियासतों के ऐच्छिक विलय पर इस खंड का कोई भी उपबंध प्रतिबंध नहीं लगाएगा। इसका मतलब है कि जो बाउंड्री कमीशन बनेंगे उनके द्वारा, और जो कुछ इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने और कमीशन ने तय किए हैं, वे क्षेत्र भारत अधिराज्य के क्षेत्र और पाकिस्तान अधिराज्य के क्षेत्र होंगे। देशी रियासतों के संदर्भ में, यदि देशी रियासतें भारत के साथ मिलना चाहती हैं तो भारत के साथ, और पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती हैं तो पाकिस्तान के साथ
अपना विलय कर सकती हैं। ये उनकी इच्छा पर निर्भर होगा। 2 अधिराज्यों के निर्धारित क्षेत्र कौन से थे, आइए उन पर विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले खंड, इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत पाकिस्तान अधिराज्य के क्षेत्र में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र, पूर्वी बंगाल जो कि बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ और पश्चिमी पंजाब जो कि पाकिस्तान के पंजाब के रूप में स्थापित हुआ, वे क्षेत्र शामिल होंगे। खंड 2 बी के तहत सिंध प्रांत और मुख्य आयुक्त का प्रांत ब्रिटिश बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में शामिल होंगे। अर्थात सिंध का क्षेत्र और मुख्य आयुक्त का जो प्रांत है ब्रिटिश बलूचिस्तान, वह पाकिस्तान के क्षेत्र में शामिल होगा। खंड 2 के 2C उपबंध के तहत उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति के दिन से पहले वेद मतों से जनमत संग्रह घोषित किया जाएगा और उसके बाद यदि उसके प्रतिनिधि पाकिस्तान की संविधान सभा के पक्ष में होंगे तो वह उसका क्षेत्र होगा। अर्थात उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का निर्णय जनमत संग्रह पर छोड़ा गया। इसके भारत शासन अधिनियम के जो खंड 2 का उपबंध 3 है उसके तहत अधिराज्य किसी भी क्षेत्र को अपने में शामिल करने का या बाहर करने का प्राधिकार रख सकते हैं। अर्थात रियासतें या देशी राज्य प्रिंसली स्टेट चाहें नहीं चाहें, परंतु यदि पाकिस्तान और भारत अधिराज्य चाहें तो ऐसे क्षेत्र को बाहर निकाल सकते हैं। उसको अगर कोई विलय करना चाहता है तो उसको शामिल करना या नहीं करना, और अगर कोई है तो उसे बाहर निकालना, ये अधिराज्यों का प्राधिकार होगा। इस भाग के खंड 3(1)(b) के तहत बंगाल 1935 के एक्ट से अलग होगा और अब ये 2 नवीन प्रांत पूर्वी बंगाल, इस पूर्वी बंगाल के अंतर्गत, यानी कि जहाँ पूर्वी बंगाल की बात कही गई है उस पूर्वी बंगाल के अंतर्गत चटगांव, नोआखली, तिपेरा, बकरगंज, ढाका, फरीदपुर, मेमेंसिंग, जैसोर, मुर्शिदाबाद, नादिया, बोगरा, दिनाजपुर, मालदा, पाबना, राजशाही और रंगपुर शामिल हुई, जो कि बांग्लादेश अर्थात पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। पश्चिमी बंगाल जो भारत में रह गया, भारत वाला बंगाल के नाम से जिसको जाना जाता है। 3(2) के अंतर्गत असम का सिलहट जिले में भी अधिनियम लागू होने के पहले या बाद में वेद मतों के माध्यम से जनमत संग्रह से निर्णय किया जाएगा। इन प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए महाराज्यपाल के द्वारा सीमा आयोगों का गठन किया जाएगा। असम के सिलहट जिला और बंगाल जिला पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में शामिल होंगे। खंड 3(3)(c) के तहत सिलहट असम से अलग कर दिया गया। खंड 4 के उपबंधों में पंजाब प्रांत को 1935 के एक्ट से अलग अब भारत वाला पंजाब, पूर्वी पंजाब यानी कि भारत का पंजाब, और पश्चिमी पंजाब यानी कि पाकिस्तान का पंजाब, पूर्वी बंगाल यानी कि पाकिस्तान का बंगाल और पश्चिमी बंगाल यानी कि भारत का बंगाल, ये दोनों विपरीत दिशाओं में हैं। अगर आप भारत के मानचित्र पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब, इसके अंतर्गत पश्चिमी पंजाब गुंजरवाला, गुरदासपुर, लाहौर, शेखपुरा, सिलकोट, एटक, गुजरात, झेलम, मेनवाली, रावलपिंडी, शाहपुर, डेरा गाजी खान, जंग, लायलपुर, मोंटेगमेरी, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़, ये सब पश्चिमी पंजाब में शामिल होंगे। वे प्रांत भारत और पाकिस्तान नवीन अधिराज्यों के क्षेत्र में होंगे। अर्थात पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब के जो क्षेत्र थे उनको भी अलग अलग कर दिया गया। ये भारत और पाकिस्तान के निर्धारित क्षेत्र थे। इसके अलावा जिनका निर्णय जनमत संग्रह पर छोड़ा गया वो रेफरेंडम के बाद होंगे। इसके अलावा देशी रियासतें जिधर मिलना चाहती हैं वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिल सकती हैं। खंड 2 के तहत किसी क्षेत्र को शामिल या बाहर करने का प्राधिकार अधिराज्यों पर दिया गया। अर्थात यदि कोई क्षेत्र मिलना चाहता है तो उसे स्वीकृति देना नहीं देना, और यदि कोई क्षेत्र है उसे बाहर करना नहीं करना, ये प्राधिकार अधिराज्यों का होगा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के खंड 5 के तहत प्रत्येक अधिराज्य के लिए संविधान बनने तक एक महाराज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, यानी जिसे गवर्नर जनरल और वाइसराय के नाम से जाना गया। हालांकि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना और संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की तरह
लॉर्ड माउंटबेटन को महाराज्यपाल अथवा गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के लिए इनवाइट नहीं किया। तो भारत के गवर्नर जनरल अथवा महाराज्यपाल जैसा प्रावधान था, संविधान लागू होने तक बने रहेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का महाराज्यपाल बनने के लिए, गवर्नर जनरल बनने के लिए नेहरू ने इनवाइट किया, परंतु पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ने लॉर्ड माउंटबेटन को इनवाइट नहीं किया। इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम के धारा 10 के अनुसार भारत का राज्य सचिव और उसके स्टाफ का अंत कर दिया गया, अर्थात भारत परिषद जो पहले ही 1935 के अधिनियम में समाप्त हो गई थी, और भारत राज्य सचिव जो 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से इस पद को समाप्त किया गया। अनुच्छेद 19(3) के तहत ये प्रावधान किया गया कि वर्तमान संविधान सभा जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है, उस संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन किया जाएगा, क्योंकि वह संविधान सभा पहले भारत पाकिस्तान दोनों के लिए थी, लेकिन अब वह पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा होगी और भारत के लिए अलग संविधान सभा होगी, इसलिए कुछ क्षेत्रों का दोबारा निर्वाचन और बंटवारा होगा। 19(3) के तहत क्या उपबंध था? खंड 19(3) के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी, उसमें अब निम्न संशोधन होगा। जहां बंगाल, पंजाब, सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान के प्रतिनिधि बाहर हो गए, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के कुछ क्षेत्रों के प्रतिनिधि बाहर हो गए, जहां पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल के प्रतिनिधि समावेशी हुए हों। इसके अलावा पाकिस्तान की संविधान सभा का सृजन होगा, जैसा कि महाराज्यपाल से सहमति के बाद तय किया जाएगा। दोनों राज्यों के लिए अपनी अलग अलग संविधान सभाएं होंगी, जिनको अपना संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार होगा। इसका मतलब है कि संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ है और पुनर्गठन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा और भारत के लिए अलग संविधान सभा निर्मित हुई है और अलग कार्य प्रणाली तय हुई है। 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए, जो 11 अगस्त 1947 को संविधान सभा बना ली, उसका अध्यक्ष घोषित कर दिया गया और उन्होंने भारत से अलग पाकिस्तान की उद्घोषणा कर दी और मोहम्मद अली जिन्ना स्वयं पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल या महाराज्यपाल या वायसराय बने। लॉर्ड माउंटबेटन केवल भारत के अंतिम वायसराय थे, पाकिस्तान के नहीं, या अखंड भारत के वायसराय थे। तो ये थे इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से भारत और पाकिस्तान को सत्ता का स्थानांतरण करते हैं। इसके अलावा बाउंड्री कमीशंस बनाए गए, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण किया। 14 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार का दोनों राज्यों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, ये उद्घोषणा की गई। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों अधिराज्यों का प्रशासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलाया जाएगा। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाएगा, उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। भारतीय प्रांतों के ऊपर से ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त कर दी गई। संचार, रक्षा और विदेश मामले, 3 का आपको ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन मैटर्स ब्रिटेन रेस्पॉन्सिबल होगा जब तक संविधान नहीं बन जाता है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत उल्लेख किया गया कि इस अधिनियम का नाम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 होगा और अब नया भारत, जिसमें 9 प्रांत, 5 मुख्य आयुक्तों के क्षेत्र और लगभग 500 से अधिक देशी रियासतें होंगी, उनसे बनना उसको प्रस्तावित किया गया। तो ये था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। जिस तस्वीर में आप देख रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रतिनिधि, लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, H.L. इस्माइल ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रतिनिधि। भारत और पाकिस्तान और ब्रिटेन, इसका मतलब भारत, ब्रिटेन और पाकिस्तान, इस तरह से सत्ता का ट्रांसफ़र किया गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 महत्वपूर्ण रीडिंग्स हैं यहाँ पर, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। मेरी पुस्तक है भारत में संवैधानिक विकास, जिसमें मैंने 1773 से लेकर 1947 तक के संवैधानिक विकास के अधिनियमों का उल्लेख किया है, और दूसरी पुस्तक है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, सुसान मौदी दराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। धन्यवाद।